नंदीग्राम नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में हरिया अपनी बीमार पत्नी के साथ रहा करता था। हरिया बहुत ही गरीब था। वो लकड़ी काटने का काम किया करता था और लकड़ियों को बेचकर ही उसका गुजर बसर हो रहा था। सुमन, मैं जंगल से लकड़ी काटने के लिए जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और दवाइयाँ समय पर खा लेना। मैं जल्द ही लकड़ियों को काटने के बाद बाजार में बेच आऊंगा और तुम्हारी जो दवाइयाँ खत्म हो गई हैं वह भी ले आऊंगा। आप मेरी चिंता न करें, आप निश्चिंत होकर जाएं। मैं दवाइयाँ समय पर खा लूंगी। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना ही पति पत्नी का धर्म होता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अब मुझे देर हो रही है। मैं शाम को जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। हरिया औरत के पास जाता है। क्या बात है माँ जी, आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हैं? लगता है कि आप यहाँ लकड़ियाँ काटने आई थी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं यह जंगल में लकड़ियाँ काटने ही आई थी। मैंने लकड़ियाँ जैसे तैसे काट तो ली, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर अब मुझसे नहीं उठ रहा है। क्या करूं? अब मेरी हड्डियों में जान नहीं है, लेकिन अपना पेट पालने के लिए मुझे लकड़ियाँ काटनी ही पड़ती हैं। अरे अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ और ऐसे भी मैं खुद भी मजबूर हूँ, इसीलिए मैं दूसरों की मजबूरी को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। इसके बाद हरिया लकड़ियों का गट्ठर बूढ़ी औरत के सर पर रखवा देता है और फिर हरिया लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल देता है। एक सूखा पेड़ देखकर हरिया लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। लकड़ियां काटने के बाद हरिया उन्हें लेकर बाजार में चला जाता है और उन्हें अच्छे दामों पर बेच देता है। इसके बाद हरिया घर की ओर निकल जाता है। हरिया एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी वहां अचानक दो लुटेरे आ जाते हैं जिनके हाथ में बड़े बड़े चाकू थे। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब चुपचाप दे दो। अरे भाई, मैं तो खुद ही गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो। मुझे अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा भी लेनी है। ये बेकार के बहाने किसी और के पास देना। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सरदार, लगता है इसको अपनी जान से ज्यादा अपने थोड़े से पैसों से प्यार है। अगर आप कहो तो मैं इसे अभी यमराज के पास भेज दूं। दूसरे लुटेरे की यह बात सुनकर हरिया बहुत डर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैंने लुटेरों को पैसे नहीं दिए तो यह मेरी जान ले लेंगे और फिर मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। मुझे इन्हें पैसे दे देना चाहिए। ठीक है भाई, मेरे पास बस ये थोड़े से पैसे ही हैं, तुम यह ले लो और मुझे जाने दो। हरिया लुटेरों को अपने पास के सारे पैसे दे देता है और उदास होकर अपने घर आ जाता है। हरिया का उदास चेहरा देखकर सुमन उससे कहती है, क्या बात है जी, आज आप बहुत ही उदास दिख रहे हैं। आज बाजार में लकड़ियों की अच्छी कीमत नहीं मिली या फिर कोई और बात है? नहीं भाग्यवान, आज मैंने बहुत मेहनत करके ढेर सारी लकड़ियां काटी थी और बाजार में उनकी अच्छी कीमत भी मिली थी। लेकिन बुरा हो उन चोरों का जिन्होंने चाकू दिखाकर मेरे सारे पैसे छीन लिए। अरे यह तो बहुत ही बुरा हुआ। पैसे गए इसकी परवाह मत करिए। आप तो ठीक है ना? हाँ सुमन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस पैसे लुट जाने की बात से उदास हूँ। जो बीत गया उसके लिए अब चिंता मत करिए। आप ठीक है, मेरे लिए यही बहुत है। और अब तो मेरी तबीयत दिन पे दिन सुधर रही है। फिर मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चला करूँगी। मैंने आज चने की दाल और मक्के की रोटी बनाई है। आप खाना खाएं और चिंता करना बंद कर दें। इसके बाद दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जमींदार हरिया के घर आता है। ओह हरिया, चल जल्दी बाहर निकल, मैं हूँ रंगा जमींदार। जमींदार की आवाज सुनकर हरिया डरता हुआ बाहर आता है, क्योंकि हरिया ने जमींदार से 10,000 रुपए उधार लिए थे।
क्यों हरिया, मेरे 10,000 रुपए तू कब देगा? तूने इस महीने की 10 तारीख को पैसे देने के लिए कहा था, लेकिन आज 21 तारीख हो गई है। मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। जमींदार साहब, मुझ पर दया करें। आप तो जानते ही हैं, मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है और मैंने उसके इलाज के लिए ही आपसे पैसे लिए थे। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगा। आप यह 1,000 रुपए अभी ले लीजिए। बाकी के पैसे भी मैं जल्द से जल्द दे दूंगा। मुझ पर भरोसा करें। हरिया को धमकी देकर रंगा वहां से चला जाता है। हरिया भी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। वह लकड़ियां काट रहा होता है, तभी उसे हाथी के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कल लुटेरों ने सारे पैसे लूट लिए और आज यह हाथी मुझे लकड़ियां काटने नहीं देगा। देखता हूँ हाथी कहाँ पर है। अगर दूर होगा तो लकड़ियां जल्दी जल्दी काट कर घर लौट जाऊंगा। इसके बाद हरिया हाथी को देखने के लिए जंगल में निकल जाता है। तभी हरिया की नजर एक छोटे से हाथी के बच्चे पर जाती है, जिसे एक तीर लगा था और बहुत खून बह रहा था। हरिया तुरंत ही हाथी के पास जाता है। बाप रे, छोटे से हाथी के बच्चे को तीर लगा हुआ है। हो न हो यह किसी शिकारी का काम होगा। उन बेरहमों को इन बेजुबान जानवर पर भी दया नहीं आती है। इस हाथी का तो बहुत ही खून निकल रहा है। मैं जल्दी से पत्तों की जड़ी बूटी बनाकर इसके घाव पर लगा देता हूँ। फिर हरिया हाथी के शरीर से तीर निकालता है और पत्ती को पीसकर उसके घाव पर लगा देता है और नदी से पानी लाकर हाथी को पिलाता है। कुछ देर बाद हाथी को होश आ जाता है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। चलो, अब इस हाथी को होश आ गया है। अब मैं बिना किसी चिंता के लकड़ी काट सकता हूँ। लेकिन इस हाथी की माँ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं कि शिकारी ने इसकी माँ को मार दिया हो और यह नन्हा बच्चा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा हो। जो भी हो, अब मैं लकड़ियां काटने चलता हूँ। मैंने हाथी को पत्तों की जड़ी बूटी लगा दी है। अब यह जंगल में चला जाएगा। इतना बोलकर हरिया पेड़ काटने के लिए निकल जाता है, लेकिन हाथी भी उसके पीछे पीछे आता है। अरे नहीं हाथी, मेरे तुम्हारी जान बचा ली है। अब मेरे पीछे मत आओ। मैं अब लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। तुम्हारी वजह से वैसे भी बहुत देर हो गई है। फिर हरिया चलना शुरू करता है, लेकिन हाथी उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है। अब हरिया को समझ में आ गया था कि हाथी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह बिना कुछ बोले ही चलता रहता है और जंगल में लकड़ियां काटना शुरू करता है। शाम हो जाने के कारण हरिया थोड़ी सी लकड़ियां ही काट पाता है। अरे, आज तो मैं थोड़ी सी लकड़ियां ही काट पाया हूँ। यह लकड़ियां तो बाजार में कोई भी नहीं खरीदेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इन लकड़ियों को घर ले चलता हूँ और कल की काटी हुई लकड़ियों में मिलाकर बाजार में बेच दूंगा। ऐसा सोचकर लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाकर हरिया अपने घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद हरिया घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वह पीछे देखता है तो वह छोटा हाथी भी उसके साथ साथ उसके घर पर आ गया था। लगता है मैंने इस हाथी की जान बचाई है, इसलिए यह हाथी मेरे साथ ही रहना चाहता है। चलो बढ़िया है, मैं इसे अपने साथ जंगल ले जाया करूंगा और लकड़ियां इसके ऊपर ही लाद कर लाया करूंगा। इससे मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। हाथी की आवाज सुनकर सुमन भी घर से बाहर आ जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? अजी, आप ये हाथी कहाँ से पकड़ कर ले आए? फिर हरिया सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। चलो अच्छा है, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। कितना सुंदर हाथी है। इसका नाम आज से गज्जू है। वाह वाह, बहुत ही सुंदर नाम है। मैं इसे आंगन में ही बांध देता हूँ। कल इसके लिए छोटी सी झोपड़ी बना दूंगा। आज से ये भी हमारे घर का सदस्य है। अगले दिन हरिया हाथी को अपने साथ जंगल लकड़ियां काटने के लिए ले जाता और शाम को लकड़ियों का गट्ठर हाथी के ऊपर रखकर लाता है।
दूसरी ओर सुमन ने हाथी के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी। अजी ये देखिए, मैंने हाथी के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी है, कैसी लग रही है? वह क्या बात है तुमने, यह झोपड़ी तो बहुत ही सुंदर बनाई है। गज्जू, आज से तुम इसी झोपड़ी में रहोगे और मैं तुम्हें अभी हरी हरी घास खाने के लिए देता हूँ। कल से तुमने खाना नहीं खाया है। हरिया गज्जू को उसी छोटी सी झोपड़ी में बांध देता है और उसे खाने के लिए हरी हरी घास देकर घर के अंदर चले जाते हैं। हरिया को यह बात नहीं पता थी कि वह हाथी जादुई है। जब भी गज्जू खाना खाता तो खाना खाने के बाद एक सोने का सिक्का उसके मुंह से निकलता। आज भी ऐसा ही हुआ। गज्जू ने घास खाई और घास खाने के बाद एक सोने का सिक्का गज्जू के मुंह से बाहर निकला। अगले दिन की सुबह जब हरिया ने गज्जू के पास वह सोने का सिक्का देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। अरे भाग्यवान, सुनती हो, यह देखो, यह सोने का सिक्का यहाँ पर कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह सोने का सिक्का किसका हो सकता है। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये सोने का सिक्का बहुत ही कीमती लगता है। हम ऐसा करते हैं कि इसे अपने पास ही रखते हैं। अगर कोई हमसे इसके बारे में पूछने आएगा तो हम उसे यह सिक्का दे देंगे। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। मैं तो लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा हूँ और गज्जू को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अगर कोई इस सिक्के को लेने आए तो तुम उसे यह सिक्का दे देना। अब मैं चलता हूँ। हर दिन की तरह ही आज भी हरिया जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला जाता है और शाम को जब वह घर वापस आता है तो गज्जू को हरी घास का चारा देने के बाद घर में जाता है और सुमन से कहता है, क्या सोने के सिक्के के बारे में कोई पूछने आया था? नहीं जी, सोने के सिक्के को लेने के लिए कोई नहीं आया और ना ही गांव में सोने के सिक्के घूमने की कोई खबर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह सिक्का किसका हो सकता है। कोई बात नहीं, हम इसे अपने पास ही रखते हैं। हो सकता है कि 2-3 दिन में वह इसे ढूंढते ढूंढते हमारे पास पहुंच जाए। चलो अब जल्दी से खाना निकालो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। फिर सुमन और हरिया खाना खाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन भी गज्जू के पास उन्हें एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। यह देखकर दोनों बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सुमन, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर से ये सोने का सिक्का यहाँ पे कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह गज्जू जादुई है और यह सोने का सिक्का गज्जू ने ही हमें दिया हो। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? चलो कोई बात नहीं, यह सिक्का उठा लो और अगर कोई आए तो उन्हें दोनों सिक्के दे देना। अब मैं लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर सुबह गज्जू के पास एक सोने का सिक्का मिलता है। सुमन, हमारे पास 15 सोने के सिक्के हो गए हैं। अब तो मुझे तुम्हारी बातें सही लगती हैं। हो ना हो गज्जू जादुई है और ये सोने का सिक्का वही हमें दे रहा है। देखिए जी, रात में ही सोने का सिक्का गज्जू के पास आता है। हम आज रात को छुप कर देखेंगे कि यह सोने का सिक्का कहाँ से आ रहा है। रात में दोनों पति पत्नी छुपकर गज्जू पर नजर रखते हैं। हर रोज की तरह गज्जू घास खाता है और खाने के बाद एक सोने का सिक्का उसके मुंह से बाहर निकलता है। यह देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ओ, तो अब मेरे समझ में आया, यह सोने का सिक्का हमें गज्जू दे रहा है। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। हाँ जी, आप यह सोने के सिक्कों को बाजार में बेच दीजिए और सबसे पहले जमींदार का कर्ज चुका दीजिए। अगले दिन हरिया सोने के सिक्कों को बाजार में ले जाकर बेच देता है। इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वह जमींदार का सारा कर्ज चुका देता है। हरिया, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मुझे यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जमींदार साहब, यह सब ऊपर वाले की देन है। आपको आपके पैसे मिल गए, आप बस इस बात से मतलब रखिए। अब मैं चलता हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हरिया के पास पक्का मकान और सारी सुख सुविधा आ गई थी। दोनों पति पत्नी का जीवन बहुत ही आनंदमय गुजर रहा था। एक दिन पड़ोस के गांव से हरिया का दोस्त रामलाल उससे मिलने आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ?
हरिया का छोटा सा झोपड़ी का घर इतने बड़े मकान में कैसे बदल गया? और आंगन में एक हाथी भी है। मैं कहीं दूसरे गांव में या दूसरे मोहल्ले में तो नहीं आ गया? फिर रामलाल हरिया के घर का दरवाजा खटखटाता है। हरिया दरवाजा खोलता है और रामलाल को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अरे रामलाल, इतने दिनों के बाद आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? आओ, घर के अंदर आओ। हरिया भाई, आज से 3-4 महीने पहले जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारे पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन कुछ ही महीनों में तुम्हारे पास इतना बड़ा घर और इतनी सारी धन संपत्ति कैसे आ गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यह राज की बात है, तुम इस पर ध्यान मत दो। अच्छा ठीक है भाई, मैंने तुझे अपना सच्चा दोस्त समझा था, लेकिन तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर बात मत बताओ, मैं चलता हूँ। रामलाल गुस्से में हरिया के घर से जाने वाला होता है। तभी हरिया रामलाल को रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन यह बात गलती से भी किसी को मत बताना। फिर हरिया हाथी की सारी बात रामलाल को बताता है। सारी बातें सुनकर रामलाल के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है। अच्छा तो ये बात है, हरिया उस हाथी के कारण ही इतना अमीर बना है। मैं आज रात उस हाथी को चुरा लूंगा और फिर मैं सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अरे हरिया, अंधेरा होने वाला है और तुम तो जानते ही हो कि रात में जंगल के रास्ते में बहुत खतरा होता है। तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो। रात में हरिया और रामलाल साथ में ही सो रहे थे। आधी रात को रामलाल नींद से जागता है और हरिया के कपड़े पहन लेता है। मैंने सुना है कि जानवरों की नाक बहुत ही तेज होती है, इसलिए मैंने हरिया के कपड़े पहन लिए हैं। रात के अंधेरे में हाथी को लगेगा कि हरिया ही उसे लेकर जा रहा है, इससे वह मुझ पर हमला नहीं करेगा। ऐसा कहकर रामलाल हाथी को लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। अगली सुबह हरिया अपने आंगन में हाथी को न देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे भाग्यवान सुनती हो, देखो हमारे हाथी को किसी ने चुरा लिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा गज्जू तो हमारे सिवा किसी को अपने पास भी नहीं आने देता था और रात में गज्जू की कोई आवाज भी नहीं आई। आपने गज्जू की चमत्कारी होने की बात किसी को बताई थी क्या? हाँ सुमन, मैंने रामलाल को बताया था। रात को हम दोनों साथ में ही सोए थे, लेकिन मैं जब सुबह उठा तो वह मेरे साथ नहीं था। अजी, मुझे लगता है कि रामलाल ने ही हमारे हाथी को चुराया है। चलो जल्दी हम उसके गांव चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। दोनों बैलगाड़ी से रामलाल के गांव की ओर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हरिया ने गज्जू को एक मोटी रस्सी से बांध कर रखा था और उसे हरी हरी घास खाने को दिया था, लेकिन गज्जू कुछ नहीं खा रहा था। यह देख रामलाल को बहुत गुस्सा आता है और वह एक डंडा उठाकर गज्जू को मारने लगता है। तभी गज्जू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह रस्सी को तोड़ लेता है और अपनी सूंड से उठाकर रामलाल को दूर फेंक देता है और दौड़ता हुआ रामलाल के ऊपर अपना पैर रखने वाला होता है। तभी हरिया उसे रोक लेता है। हरिया, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने तुम्हारे घर से यह हाथी चुरा लिया। रामलाल, मैंने तुम्हें अपना सच्चा दोस्त माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी करके मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। इसके बाद हरिया हाथी को लेकर अपने घर आ जाता है।